आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मंच पर विराजमान सभी गुजरात के सीनियर आलिमान, उलमाए इकराम, एनजीओ और पूरे गुजरात से आए हुए तमाम गांव के फिक्रमंद भाइयों और बहनों, खास तो मैं एनसीसी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे वक्त में कि जब सरजमी हिंदुस्तान का पूरा अंधेरा छाया हुआ है, ऐसे वक्त में एक उजाले की किरण लेकर के, एक कोशिश को लेकर के मुजाहिद असीम भाई और उनकी टीम ने आज इस सम्मेलन का जो आयोजन किया, मैं मानता हूँ कि बहुत ही मुबारक के लायक। मुजाहिद भाई हमेशा आज से नहीं लेकिन पिछले कई सालों में समाज के जो भी समस्याएं या जो भी प्रॉब्लम खड़े हुए हैं उसके अंदर कानूनी तौर से लड़ाई लड़ने का उन्होंने काम किया है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि मुजाहिद का सैनिक हो जाएगी, क्योंकि हमारी जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी समस्या है, उनका सबका जो हल है वो संवैधानिक तरीके से हम लड़ाई लड़ते ही ले सकते हैं। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके की समस्या है, हर घड़ी हर लम्हा एक नई मुसीबत और एक नई परेशानी लेकर के आता है। पूरी दुनिया, हिंदुस्तान ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया की सड़कें तुम देख लो तो वह ईमान वालों के खून से रंगी पड़ी। किसी जगह से दुनिया में कहीं से भी हमारे लिए कोई अच्छी खबर आती नहीं। रही बात हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान का भी जिस तरीके का माहौल पिछले 10 साल से बनाने की कोशिश हो रही है, मैं मानता हूं कि ऐसा आजादी के बाद इतना मुश्किल वक्त हमने कभी नहीं देखा। और कभी कभी एहसास भी होता है कि इस सरजमी हिंदुस्तान पे अगर मुसलमानों का कोई है तो उसके अल्लाह और उसके नबी के सिवा कोई नहीं। लेकिन हौसला भी रखना है, हिम्मत भी रखनी है, जो हालात है उन हालात का सामना भी करना है। बहुत अच्छे सजेशन लोगों के आए। हमारे भावनगर वाले भाई ने बहुत अच्छी बात की कि भाई जो हमारे डॉक्यूमेंट हैं प्रॉपर्टीज के वो क्लियर होने चाहिए। हम जो भी लोगों से चंदा लेकर के जो हमारे मस्जिद या मदारिस से जो भी हम बना रहे खानका है, तो कम से कम लोगों से पैसा लेकर के हम बना रहे तो वो चीज उसके डॉक्यूमेंट क्लियर हो, उसकी कोशिश हमारी होनी चाहिए। और जो अगर क्लियर नहीं भी है तो उसको कराने की हमको कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर बात हुई कि हमारी सबसे ज्यादा परेशानी, मैं मानता हूँ कि मुसलमानों की समस्या अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो मुसलमान, और उससे ज्यादा अगर जिम्मेदार है तो मुस्लिम नेतागिरी है। कभी भी ऐसे माहौल में भी कि जब पूरी दुनिया हमारी खून की प्यास से बन के बैठी है, उस वक्त में भी हमारी अदा आज एक दूसरे के सामने जिस तरीके से बदनाम कर रहा है। मेरी बहन जैनब ने बहुत अच्छी बात की थी कि सोशल मीडिया आप लोगों के हाथ में ऐसा आ गया, इससे तुम अच्छी बात तो फैला सकते हो, इससे तुम अच्छे सजेशन भी दे सकते हो, लेकिन सिर्फ मुनाफिकत करने का और सिर्फ काम करने वालों को रोकने का और डिस्टर्ब करने का काम भी सोशल मीडिया से है। वो तो कोई सलामत नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि हम कोई सलामत नहीं है। हर दिन, हर लम्हा और हर सेकंड हमारे लिए एक नई मुसीबत लेके आ रहे हैं। अगर हम अभी भी नहीं समझे, अभी भी हमने अगर पार्टी लाइन में दरकिनार नहीं किया, अगर कलमे की बुनियाद पर इकट्ठा नहीं हुए, तो समझ लो हमारे लिए बिल्कुल अंधेरा अंधेरा और सिर्फ अंधेरा है। लेकिन अगर समझदारी के साथ हम लोग काम करते हैं, बहुत अच्छा ठहराव मुजाहिद नबी साहब ने रखा, जिसकी जरूरत थी और जिसकी मैं हमेशा हिमायत करता आया कि सिर्फ स्टेज पे बैठने वाले और किसी एक जगह संवेदन कर लेने का काम होने वाला नहीं है। हर जिले में और हर तालुके के अंदर संगठन को बनाना पड़ेगा। हर जिले में, हर तालुके में एक मुजाहिद नबी चाहिएगा, काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले अपना जो ईगो है, ईगो हर आदमी का कहना बस एक ही है, किसका क्या आता है, किसका क्या आता है, किसका आता है उसको बता दो, उसको नेता बना दो। किसी का कुछ नहीं आता इस हिंदुस्तान में। तुम्हारी अहमियत, तुम्हारी औकात बता दी गई है, और अगर भी नहीं समझे तो
और अभी भी एक प्लेटफॉर्म पे आकर के तुम कम से कम इस पर नहीं लड़े तो मैं मानता हूँ कि हमारा मतलब भी बहुत ही अंधेरे से भरा है। दिन गए वो खादी के झब्बे पहन करके, इतने जो फूलहार पहन करके हम लोग हमारी नेतागिरी ठोकते थे। अब नेतागिरी ठोकने का टाइम नहीं है, अब संघर्ष का टाइम है, इंसाफ की लड़ाई लड़ने का टाइम है। हम नहीं, हमारी औलादों को बचाने का एक वक्त था कि हमारी कोई परेशानी होती थी, कोई प्रॉब्लम होती थी तो हम देखते थे कि हमारे हिंदू समाज के भाई, हमारे एनजीओ रोड पे, बीच पे, हर जगह एक मानव सागर बनाते थे, हमारी बात को करते थे। आज वो सिचुएशन लाके इन लोगों ने रख दिया 10 साल के अंदर कि जो सेक्युलर लोग थे, जो एनजीओ थी, जो सोशल सोसाइटी के लोग थे, आज बेचारे वो भी हमारी बात नहीं कर सकते, वो बात हमारी नहीं कर सकते। जो करते भी है तो वो दब के और छुप के और डर के करते हैं, यानी बिल्कुल तन्हे तन्हा हमें छोड़ दिया गया है। तो हमें ऐसे जो सेक्युलर हमारे हिंदू भाई हैं उनके साथ भी हमको ढूंढना पड़ेगा, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाना पड़ेगा। मैं इस लड़ाई को हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई मानता ही नहीं हूँ, मैं इस देश के संविधान की लड़ाई मानता हूँ। संविधान को बचाना है, इस देश के रूल ऑफ लॉ को बचाना है, इस देश के अंदर कानून का राज वापस से प्रस्तावित तो उसकी लड़ाई ही लड़नी है, और वो हम सेक्युलर हिंदू के साथ सत्ता के विकसित नहीं कर सकते अगर हम मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। मैंने बीच में भी एक पत्र लिखा था और पत्र से मैंने ये निवेदन किया था कि जो हमारे उलमाए किराम है, हमारी जो बड़ी तंजीमें हैं जो दिल्ली में बैठी है, उनको तमाम को उलमाए किराम को भी तमाम को इकट्ठा होना चाहिए और सब तंजीमों को अपना जो भी है बाजू में दरकिनार करके समाज की लाइन पे सबको इकट्ठा होना चाहिए। मैंने देखा कि हम पॉलिटिकल लोगों में तो आपसी रंजिश से है, आपसी खेलतान है, लेकिन वो पत्र लिखने के बाद और जब पत्र के तासुरात मेरे पास आए तो हर तंजीम को दुख के साथ कहता हूँ कि इतनी बड़े उलमाओं की तंजीम, उस तंजीम में से भी ये बातें आई कि इसको मत लो, इसको मत लो, इसको मत लो। यानी मैं ये समझता हूँ जब इसका क्या होगा, हर आदमी अपनी दुकान चलाने की फिराक हो, किसी को ये नहीं है कि किसी तरीके से एक होकर के इकट्ठा होकर के सारा बसाना कंधे से कंधा मिला के हम लोग इस चीज का हम लोग मुकाबला करते हैं। हमारी कोशिश ये थी कि हमारे उलमाओं इकराम की टीम बने और तमाम तंजीमें एक हो और दिल्ली के अंदर ताल कटोरा स्टेडियम में एक सम्मेलन हो, हिंदुस्तान के 40 सांसद और पूरे हिंदुस्तान के विधायक और पूरे हिंदुस्तान के जो मुस्लिम समाज के जो वजन रखने वाले लोग हैं वो कम से कम 500-700 लोग को हमारे उलमाए किराम बुलाए और हम लोग को इकट्ठा और वो इकट्ठा होकर के राष्ट्रपति भवन तक की बात करें। गांधी जी के जो समाधि है वहां से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक के हमारे मार्च और उसके अंदर कहा गया जिस तरीके से मॉब लिंचिंग, जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, उसी तरीके की देश के और खिलाफ लड़ाई हो। और साथ साथ में जो सेक्युलर पार्टी है उसमें सब पार्टियां गई, कांग्रेस भी आ गई और उसकी दीगर तमाम पार्टियां आ गई, क्योंकि सभी पार्टियों को जो पार्टी हमारा वोट लेती है उस पार्टी को हमारे लिए खुल के बोलना पड़ेगा। ये वक्त है जिनको हमने 240 तक 400 की बात करने वालों को 240 तक लाकर रखा, किसने रखा? मुस्लिम समाज के सिद्दे का मतदान, गरीब होने, पछाड़ होने, जो दूसरे उच्च जाति के लोग सबसे मिलकर के काम बन जाती है। तो आज उनकी भी जिम्मेदारी है और खास करके इंडिया गठबंधन के लोगों की भी, कि इंडिया गठबंधन के लोगों को भी हमारे लिए खुलकर के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आज किस तरीके का माहौल है, जिस तरीके की सिचुएशन है, अगर उसके साथ एक होकर के नहीं चले तो कब होगा? फिर कम से कम पहले हमारे 40 सांसद जो है उनको हमारे जो दीदी रहनुमा को बुला करके बात, उनको भी इकट्ठा कर पूरे हिंदुस्तान के हर पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए को बुलाया जाए, पूरे हिंदुस्तान के जिम्मेदारों को बुलाया जाए, वहां पर एक बात तय होता है कि अपनी पॉलिटिकल पार्टियों को दबाए। वो एमएमएट में बात होती है, इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, ये सभी रुकेगा कि जब इंडिया गठबंधन के लोग पूरी ताकत से बाहर निकल गए, 17 बाबू नायडू और चिराग पासवान और अपने नीतीश कुमार को जब मनाएंगे और उसको दबाएंगे, उसको कहेंगे तो तुम भी मुस्लिम समाज का वोट लेते हो, जब ये रुकेगा बाकी आप कितने भी ईमेल कर लो, कितनी भी बातें आपको करना चाहिए, जरूर है, नहीं माना करता, लेकिन हर चीज का रास्ता जो है सियासत से उसका रास्ता निकलेगा। तो तुम सियासत के शिकार हो रहे, क्योंकि हमारे सामने जो हमारे सामने जो लोग जो मजबूत हुए, अब तो उनके पास ताकत आ गई 90 साल की आरएसएस की मेहनत के बाद, तो आज वो लोग उनके लागू कराने की कोशिश, उनको सियासत बहुत भी मजबूत होना पड़ेगा। लेकिन उसका उदाहरण हरियाणा में भी देखा, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, जहां जो जीतने वाला हो, जहां जिसकी शक्यता ज्यादा हो, किसी भी पार्टी का हो,
एक तरफा हो जाओ, 80 बच्चे का ज्यादा मतदान करो, जब तुम्हारे विधायक बने, खाली बातों को तुम्हारे विधायक नहीं। तुम जिस चीज का शिकार बन रहे हो, और ये लड़ाई जो सियासी लड़ाई है, सियासी तरीके से अगर इस पार्टी को अगर तुमने कमजोर नहीं किया, जो आप सत्ता में बैठी है हिंदुस्तान में, तो तुम्हारे मसाइल का हल होने वाला नहीं। एक उम्मीद जगी थी 240 सीटें आने के बाद, आपको ऐसा लगा था कि भगवान के कुछ दिन अच्छे आने वाले हैं, लेकिन हरियाणा के चुनाव ने हमारी उम्मीदों पे पानी फिरा कर रखी। वापस से मिलकर बड़े ताकतों को ताकत मिल गई। हो सकता है अल्लाह की कोई बहुत बड़ी हिकमत होगी, लेकिन वो पूरी की पूरी जो लड़ाई के अंदर बहुत बड़ी कमजोरी आई थी। इनका सामना जब ही हो सकेगा जब इनकी सियासी ताकत को तोड़ा जाए, और सियासी ताकत किस तरीके से तोड़ा जाएगा कि जब इनका वस्तु को हराया जाएगा। तो दोस्तों, आज के दिन बहुत ज्यादा मैंने वक्त ले लिया, बहुत से बैठे हुए भी हैं, लेकिन बात रखना थोड़ा सा मैंने भाषण के साथ वक्त लेना मुझे जरूरी था। लेकिन आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि मेरे भाई मुजाहिद ने जो बात रखी है उस बात की तारीफ करो। आज आए बैठे यहाँ से निकल गए, काम होने वाला नहीं। अपने जिले, अपने तालुके में, अपनी आना को बाजू करके, दरकिनार करके तमाम एडवोकेट हमारी टीम है, हमारे जो भी दूसरे जो लोग ताकत वाले लोग इकट्ठा होना पड़ेगा। होता ये है कि कहीं पर भी जो परेशानी होती है, दो एक भाइयों ने पहले बहुत कड़क अल्फाज का इस्तेमाल किया, और उनका वो कड़क इस्तेमाल करने का मैं ये मानता हूँ कि वो उनका हक भी बनता है कि ये कौन अगर जिससे ज्यादा अगर वो परेशान है तो दलालों से और भड़ों से परेशान। कहीं पर कोई भी घटना बन जाए, कहीं जुल्म हो जाए, आप तो लड़ाई लड़ने के निकलो, मुजाहिद कहीं वहां जाएंगे, कहेंगे चलो हाई कोर्ट में तुम्हारा डेट तय करता हूँ, 4 भड़वे पहुंच जाएंगे, पुलिस के जनाब पहुंच जाएंगे, और जाके बोलेंगे मुजाहिद की बातों को मत आना। यासू और इमरान को बोले उसकी राजनीति चल रहा है तो उसको मत करना, केस पर मत करो, हैरान हो जाओगे। मना करते थे, जब तक तुम फरियाद नहीं करोगे, कंप्लेन नहीं करोगे, किस तरह जा पाओगे। 2002 के बाद जो लड़ाई मुकुल सिन्हा जी ने लड़ी थी, जो लड़ाई सेतलवाड़ ने लड़ी थी, उस लड़ाई के नतीजे दंगाइयों को सजाएं भी हुई थी, दंगाइयों पुलिस अफसरों को जेलों में भी जाना पड़ता। उसका नतीजा ये था 15 गुजरात में दंगे नहीं बदलने, लेकिन जैसे ही हमारे नागरिकों ने उनको फंसाया, क्या बाकी रखा किसान सेतलवाड़ के साथ होंगे, क्या बाकी रखा तो मुकुल सिन्हा जी के साथ होंगे। बाकी हमारे काम करने वालों को हमने भी छोड़ा ही नहीं, हमारी लड़ाई नहीं। तो जब उनको कमजोर हुए, फिर से इतना हौसला की हिम्मत हो गई कि फिर से लोग इनकी हरकतें जो है वो शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों, ईमान वाला कभी मायूस नहीं होता, हम ये समझ के करते हैं कि जो कुछ होता है उसकी रजा से, उसकी मर्जी से होता है, और जो कल होगा आइंदा कल वो भी उसकी रजा उसकी मर्जी देगा। लेकिन इंशाअल्लाह अगर हौसला रख के, हिम्मत रख के हम काम करेंगे और मजलूमों के साथ खड़े रहेंगे और जिला तालुका लेवल पर संगठन बनाएंगे, तो मैं मानता हूँ मजलूम के साथ खड़े को इंसान बनाने की कोशिश करेंगे, तो भी तुम कानूनी तरीके से भी तुम उसको एक साथ दिला पाओगे। मैं मुजाहिद किसकी इज्जत करता हूँ, मैं एमसीसी की इज्जत करता हूँ। ये आज से नहीं, कई वर्षों उन्होंने हमेशा कानूनी लड़ाई लड़ने का काम, यानी पेट मजबूती के साथ चीज को पकड़ा, इसकी नस को पकड़ क्या करना चाहिए। तो ये एक रास्ता है, हमको एक साथ मिलकर चुनाव आए लड़ लो, आपस चुनाव आए एक दूसरे की जितनी मुखालिफत करनी है कर लो, लेकिन कम से कम बाकी के दिनों के अंदर 6 महीने राजनीति को समझ कर के बाकी के दिनों के अंदर पार्टी का झोला उतार के बाजू में रख दो। अब तुम्हारे पार्टी की भी वैल्यू नहीं है, तुम्हारे झोले की भी वैल्यू नहीं है। अब तुम्हारी बका का सवाल, तुम्हारी इस्लामी बका का सवाल हिसाब ले लो, हराम ले लो, मुस्लिम यूनिवर्सिटी ले लो, वक्त ले लो, हर चीज घर वालों के नाम, हर चीज के नाम, जिहाद के नाम, हर चीज के ऊपर ये इतना मजबूर करना चाहते हैं तो पूरी करके तुम हमारे परेशान कर दो। लेकिन इंशाल्लाह साथी से जमीन पे बनती है, फैसले आसमान से उतरते हैं, और इंशाल्लाह फैसले खैर के होंगे, भलाई के होंगे। सवाल इतना ही है कि सब एक साथ मिल करके कंधे से कंधा मिला के अपनी आपसी रंजिश और अपने ईगो को किनार करके हम उस एक होकर के समाज की बात करेंगे, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। बहुत मुबारकबाद देता हूं एमसीसी को और यहाँ तमाम लोगों को, ये बहुत अच्छा कार्य के हालात को अपनी नजर रखा है। अल्लाह ताला इसको कामयाबी देता है। जय हिंद, जय भारत, जय गरीब। एमसीसी की जानिब से रखे गए आज के इस प्रोग्राम में
स्टेज पर बैठे हुए तमाम मेहमान और सामने बैठे हुए कौम के फिक्रमंद लोग, खास करके आज न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान और तुम्हारी दास्तान तक न रहेगी दास्तान। आज जो मकसद से हम सब जमा हुए हैं, मैं समझता हूं पूरे गुजरात के अंदर जिस तरह से एमसीसी के तमाम होद्देदारों ने जो मेहनत की है और वो मेहनत के नतीजे से आज जितने लोग भी जमा हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। वैसे तो गुजरात के अंदर 70 लाख मुसलमान की आबादी है, 70 लाख लोग, लेकिन हम जितने लोग जो आज हैं ये सब फिक्रमंद लोग हैं। ये स्टेज ना तो किसी सियासी पार्टी का है, न किसी सियासी पार्टी को मजबूत करने के लिए है, न कभी ये सियासी पार्टी के वोट मांगने के लिए है। आज हम सब जमा हुए हमारी कौम के एकता और यूनिटी के लिए, कि आज जो मकसद से हम लोग जो फिक्र कर रहे हैं कि देश के अंदर जिस तरह के हालात चल रहे हैं, हम सब अच्छी तरह से वाकिफ है कि सब फिक्रमंद लोग जमा है, तो अखबार भी पढ़ते हैं और टीवी भी देखते हैं और सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं सोशल नेटवर्क के जरिए। तो आज नफरत के माहौल के अंदर मोहब्बत का पैगाम देने के लिए हम सब जमा हुए हैं। तो हम यही गुजारिश करते हैं कि हम आने वाले दिनों के अंदर वक्फ एमेंडमेंट बिल जो 2024 सरकार लेके आई है, उसके लिए पूरे देश के अंदर जिस तरह से लोगों ने वोटिंग किया, सोशल मीडिया के अंदर करोड़ों लोगों के अंदर बताया कि करोड़ों लोगों ने इसका मेल किया, और मेल के अंदर जब सरकार जब ये सब चीजों को देखती है, तो मैं आपको छोटी ये बात फील करूंगा कि गुजरात के अहमदाबाद शहर के अंदर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी आई थी यहाँ पर, उसमें कमेटी के तमाम लोग मौजूद थे। उस वक्त गुजरात सरकार की तरफ से भी सरकार के नुमाइंदों ने अपना प्रेजेंटेशन किया था कि जो ये बिल है सरकार उसको समर्थन देती है। गुजरात सरकार वो बिल को मंजूर करने के लिए गुजरात वक्फ बोर्ड जो भारतीय जनता पार्टी का है, अल्पसंख्यक नाना विकास निगम जो भारतीय जनता पार्टी का है, हज कमेटी जो भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन है, जो इनका मोर्चा है लघुमती मोर्चा वो भी भारतीय जनता पार्टी का है। ऐसे वक्त के अंदर जब मैं गुजरात राज्य का वक्फ बोर्ड के मेंबर के हैसियत से और गुजरात का एक मुस्लिम धारासभ्य होने के हैसियत से जब ये कमेटी के सामने मेरी बात रखी मैंने कि जो सरकार ने गुजरात सरकार ने जो प्रेजेंटेशन किया है उसके खिलाफ में, तो उस वक्त बैठे हुए तमाम जो कमेटी के लोग थे वो बड़े हैरत में थे कि गुजरात के अंदर भी कोई नुमाइंदा ये सरकार के खिलाफ बोलने वाला है। तो आज ये ताकत आप लोगों ने मुझे दी। मैं नुमाइंदा था विधानसभा के अंदर, तो मैं आज ये सरकार की जो ये पॉलिसी बनाई थी वक्फ की, इसके खिलाफ मैं बोला। मैं नहीं चाहता कि गुजरात की वक्फ के अंदर मेरे साथ दो और भी मेंबर थे, रणजीत भाई राठौर और तौफीक मौला, वो भी गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड के अंदर एक लीगल से चुका के आए हैं और एक जो उलमा की जो पैनल उससे चुका के आए थे। उन लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया, मैं उनका भी शुक्रगुजार करूंगा कि ऐसे वक्त के अंदर वो सब एक यूनिटी और एक प्लेटफॉर्म पर आकर उन्होंने बोले कि नहीं हम भी इमरान भाई के खेल वाले के साथ होंगे। हमने 14 मुद्दे दिए हैं, वो 14 मुद्दे जो वक्फ के अंदर बताए गए थे उसका हमने सजेशन दिया कि आप ये जो हमारे मुद्दे हैं इसका हल करवाइए। अगर आप सब लोग जब ये वक्फ के अंदर ये प्रॉपर्टीज है सरकार की, आप कलेक्टर के हस्ते दे देना चाहते हैं, तो हर छोटी छोटी चीज हमको कलेक्टर को जाके पूछनी पड़ेगी कि आपको ये काम करना है आपको नहीं करना। तो मैं ये सरकार को मैंने ये बताया कि आपने हर जगह पे वक्फ बनाए ले, पंजाब के अंदर भी वक्फ बोर्ड है, राजस्थान के अंदर वक्फ बोर्ड है, हरियाणा में वक्फ बोर्ड है, महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड है, गुजरात के अंदर वक्फ बोर्ड है। तो मैं आप सब वक्फ बोर्ड के अंदर जो चेयरमैन बना जो मेंबर बना उसके पास कोई काम रहेगा नहीं, वो सिर्फ टपाल का काम करते हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से वक्फ के अंदर हम लोग सब फिक्र करके जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, तो ये लड़ाई अभी अधूरी है।
क्योंकि ये लड़ाई अभी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर ये बिल जाएगा, ये बिल जब मंजूर हो जाएगा तो हमारे, मैं समझता हूं कि उस वक्त हमारे पास कोई चारा रहेगा नहीं। तो ये बिल मैंने जब ये कमेटी आयोग के सामने ये भी कहा कि आज जिस तरह से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दो इनके सपोर्टर है, उनको भी 15% मुस्लिम समाज के वोट मिलते हैं, लेकिन मैंने ये कहा कि इनकी भी अग्नि परीक्षा है। अगर ये बिल को समर्थन करते हैं तो वो 15% मुस्लिम समाज से नाराज हो जाएगा। तो आज ये बिल जो जिस तरह से ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास पड़ा है, तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों के अंदर ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है। और जिस तरह से जब ये बिल लोकसभा राज्यसभा के अंदर मंजूर न हो, उसके लिए हम सबको फिक्र करने की जरूरत है। लेकिन ये अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि गुजरात के अंदर जिस तरह से मुस्लिम समाज एक प्लेटफॉर्म पर यूनिटी का आया है, अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई भी मसला हो, चाहे विधानसभा के अंदर, मैं कहता हूं कि विधानसभा के अंदर गयासुद्दीन शेख हो, जावेद तहकीर साहब हो, मैं हर इश्यू में हम बोले हैं। चाहे आसान धारा की बात हो तो भी हम बोले हैं, नो प्रिंसिंग की बात हो तो भी हम बोले हैं, 370 की कलम की बात थी उस वक्त भी बोले। सरकार को हमने हमेशा जगाने का काम किया है कि सरकार को जगह पे गलत काम करती है तो उसको रोकने का काम किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये प्लेटफॉर्म पर सब लोग जमा हुए हैं, आप सब जमा हुए हैं, हम सब मिलकर यही काम करेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर हमारे गुजरात के अंदर अमन, अमान, शांति, मोहब्बत, भाईचारा रहे। और हम लोग जो हमारा काम है, हमारे संविधान ने हमको जो ताकत दी है, हमारे संविधान ने हमको ताकत दी है, उस ताकत के साथ हम आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। जो बहुत से लड़कियां करके उनसे मुजाहिदी करते हैं, ऐसे मुजाहिद भाई को मैं सलाम करता हूँ कि उसके समाज पूरा कौम को एक जगह जोड़े इकट्ठा किया और इसी समाज को मजबूत करने की जो सोच रखते हैं मोदी भाई और पूरी किसी भी समाज के आज लोग जमा हुए, वो अपनी कौम को मजबूत कैसे किया जाए और कौम पर जो आफत आ रही है उसको कैसे बचाया जाए, उसके आज जमा हुए हैं अपने। अब इस कौम को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए, इसलिए जमा हुए। और इस कौम को मुस्लिम समाज कौम जो है पूरे इंडिया के अंदर एकदम दलील से भी एकदम पिछड़ी हो रही है। अब इसको वापस मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए प्लेटफॉर्म पर अपने जमा हुए। तो अपनी सोच की होनी चाहिए कि मुस्लिम समाज को मजबूत कैसे किया जाए। तो मुस्लिम समाज को मजबूत करने के लिए अपने पास प्लेटफॉर्म है एक राजगढ़ के अंदर आपको मजबूत होना पड़ेगा, नेता पैदा करना पड़ेगा, आपको नेता बनने पड़ेंगे। इसके लिए दो प्लेटफॉर्म है, लोकसभा, विधानसभा। इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग अपने चुना के भेजने पड़ेंगे और जितने लोग ज्यादा अंदर जाएंगे इसकी अपनी ताकत बढ़ेगी। आज सभी समाज, यादव समाज, दलित समाज, ठाकुर समाज सब अपने भी कौम की फिक्र करते हैं, अपने लीडर चुनते हैं। आज अपना लीडर कोई नहीं है तो आज अपना लीडर चुनना पड़ेगा। आज अपने जो है एक टाइम का एक अपनी एक पार्टी थी मुस्लिम लीग, जब मुस्लिम लीग थी, जब अपना समाज पूरे इंडिया के अंदर पूरा एक छोड़ रखने वाला था, आज वो एक छोड़ नहीं है। आज ऐसा कोई लीडर अपने पैदा करना पड़ेगा कि एक जो मुस्लिम समाज के लिए कोई लड़े। ये आज जो बैठे हैं ये सब अपने एक मुस्लिम है, एक अपने समाज की सोच लिए बैठे। मैं कोई एक पार्टी की बात नहीं करता हूँ कि ये पार्टी से लीडर को मजबूत करो, ये पार्टी के मजबूत को यहाँ से चुनना है आपको। जो भी एक लीडर चुन के अपने समाज की बात करके समाज को मजबूत करना है। और समाज को मजबूत करने के लिए दो प्लेटफॉर्म है, लोकसभा, विधानसभा। अब आने वाला समय उसके अंदर सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, जो नया सीमांकन आता है अपने मार का खाते, जब नया सीमांकन आता है, सीमांकन के अंदर लोग इनके लोग बैठ जाते, वहां अपना एक भी नुमाइंदा नहीं होता है और इनकी मर्जी के मुताबिक ये लोग अपना जो फैसला कर देते एरिया काटा से वो आज यहाँ पर युवा समय पे बैठे, यहाँ पर ही जो सीमांकन के अंदर ध्यान दे तो कम से कम 3 सीट विधानसभा की यहाँ से निकल सकती बन सकती है। लेकिन ये लोग सीमांकन ऐसे करते उसको बांटे थे। जैसे क्या बताओ कि 6 गुणक 1 सीट वो 2 टाइम हो गया है, 10 साल तक वो नमक बोल रहे हैं। जब 6 गुणक की, जब वहां पर नमक की, अब जब एक दूसरी सीट अपने मुस्लिम की बन रही थी टाइमड़ा और टाइमड़ा एक सीट और बन रही थी, तो उसने क्या करा, विधानसभा लोग वहां से 6 गुणक उठा कर यहाँ पर ले आए और नाना रोड 19 से वहां से उठाकर 2 से भी ले आए।
क्योंकि यहाँ से भी 3 सीट डिस्टर्ब कर ये लोग थे। तो सीमांकन के अंदर जब बैठेंगे तो इस सीमांकन के अंदर अपने ध्यान देना पड़ेगा, और जितने ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदे अपने छूट के विधानसभा लोकसभा के अंदर जाएंगे तो अपनी ताकत बनेगी। आज अपनी ताकत पता नहीं है। जब अपना कोई मुस्लिम समाज में से कोई लीडर पैदा होगा, अपनी पार्टी बनेगी, तो आज सभी पार्टी अलग अलग पार्टी लेकर आए, सब अपना समाज की सोच से। आज पटेल समाज अब तक 22% वोट है, आज उनकी 28 सीट है। आज मुस्लिम समाज के 12% आबादी है, 1 सीट अपनी है। एक टाइम था जब 22 सीट विधानसभा की आती थी, ये कटते अब ये लोग एक रह गए। अब वो लोग ये बोल रहे हैं कि हम विधानसभा को गंगा जल से दूर करने की बात कर रहे हैं। तो अपने को चेता रहे, इसमें से अपने को पावर मिलना चाहिए। पावर लेके अपनी सीटें कैसी बढ़ाई जाए, वो सोच अपनी सीटें ज्यादा से ज्यादा कौन को कैसे मजबूत करें, ये अपना करना है। अपना को लीडर बनो, खुद लीडर बनो, किसी के भरोसे मत लो, खुद लीडर बनो। मुस्लिम समाज के अंदर जितने लीडर पैदा होंगे इतना समाज मजबूत होगा। और मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला से कि ये जो मंच एक जगह पर जमा होगा, सब अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि सबको ताकत दे, कौम की शोर दे, जहां जागी वो कौम को तकलीफ पड़े, सब एकजुट होकर, कोई ऐसा नहीं कि ये पार्टी वो पार्टी भूलकर सब एक मंच पर आकर सब लड़े और समाज के लिए एक होकर कि मेरे समाज का बात है मेरी समाज की। ये मत सोचना ये पार्टी की बात है, ये पार्टी की लड़ाई कोई पार्टी को काम करने की हवाला नहीं है। आप देखें कितने सालों से किसकी वोट अपने काम में आया, इतने अपने समाज के ऊपर दबाव होने को एक भी काम है। इसलिए अपनी खुद की पार्टी खड़ी करो, अपना खुद की नेतागिरी खड़ी करो। इंशाल्लाह अपनी खुद की नेतागिरी होगी तो अपने को कोई अपने रोकने में रोक नहीं सकता। इंशाल्लाह अपने कामयाबी मिलेगी। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात तो काफी सारे स्पीकर ने करी थी, मैं उस बात में थोड़ी सी बात रखूंगा, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। एक बात जो कॉमन बात है, जो स्टार्टिंग की स्पीच में आई थी, कौम के फाइटर तो बहुत सब है, लेकिन उसी कौम के अंदर जो बातमीदार है, जो शांति समिति के लोग हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि यहाँ जितने भी बैठे हैं ये सब फाइटर है, ये कौम के लिए आए हुए लोग हैं। ये शांति समिति में जाना बंद कर दो। हम लोग तो पहले से ही शांत लोग हैं, वहां जाके क्या है कि शांति समिति, ये समिति, वो समिति, ये सब बातमीदारों का काम है। कोई भी मामला बनता है एफआईआर करने के लिए होती है बात, उसके घर पे जाके बोलते हैं कि साहब बहुत डेंजर है, साहब तुम्हारे लोगों को जेल में डाल देंगे, तुम्हारे अब्बा को डाल देंगे, तुम्हारे भाई को डाल देंगे। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कौम को ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और वो शांति समिति के मेंबर जो बोगस कौम में भाई बन के घूमते हैं और कौम के ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट दी जाती है, ऐसे लोगों को बाहर निकालिए। इस वक्त में हालात बहुत डेंजर होने वाले, अल्लाह ना करे अगर वक़्फ़ का बिल पास हो गया, आवेदन इंटरव्यू से काम नहीं चलेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, हमारे सबको जाने जाएगी, जेल में जाना पड़ेगा। इसीलिए कौम को इत्तेहाद से काम करना पड़ेगा। आप लोग जो भी बात है, जो भी यहाँ पे बात का एंड आगे रिजोल्यूशन आएगा, हम लोग साथ, हम लोग आंदोलन में भी साथ है, हम लोग आपके साथ में रहेंगे। भाई मुजाहिद भाई आपका काम माशाल्लाह से अच्छा है। और छेली बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान से ज्यादा, जान माल आल औलाद कुछ नहीं है, मेरे नबी के सामने कुछ नहीं है। अगर खुदा न खास्ता कहीं भी गुस्ताखी होती है अहमदाबाद के अंदर, चाहे कांग्रेस के लीडर हो, एमआईएम के लीडर हो, आपके लीडर हो, एसडीपीआई के लीडर हो, हर एक लोगों को कलेक्टर ऑफिस में जाना है, आवेदन के बाद आंदोलन करना है। इस तरीके से अब काम नहीं होगा। मैं आप लोगों को ये देना चाहता हूँ, जैसे हमारे मुजाहिद भाई है माशाअल्लाह, आज उन्होंने जो काम किया है वो बिल्कुल मुजाहिद वाला काम किया।
ये कौम को एक करना आसान नहीं है, अंदर अंदर इख्तिलाफ, ईगो, स्टेटस, लेकिन आज उन्होंने उनकी बहुत अच्छी मेहनत है, उन्होंने कौम को एक किया है। और मेरी छेली बात, गिर सोमनाथ का जो मामला हुआ, वहां के जो भी लोग आए, जब रात को वहां पे इमोशन की ड्राइव हुई तो हमको भी इतना ही दुख हुआ है। हम लोग आपके साथ, हर स्टेज पे हम आपके साथ हैं। अगर आप लोग आंदोलन करना चाहते हैं तो भी हम आपके साथ, हम लोग आपके साथ में रहेंगे इंशाल्लाह। और भी स्पीकर है, और भी लोगों को बात करनी है, मेरी बात को कहीं पे एंड करता हूँ और मैं नारे के साथ एंड करूंगा। ऐसे तो नहीं होगा, पूरे पूरे इस एंड में नारे तकबीर, नारे तकबीर, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मंच पर बैठे सभी आगे और गुजरात के हर जिले से आए जिनको कौम की और समाज की फिक्र है, ऐसे हीरे जैसे मेरे साथी भाइयों बहनों, बहुत सब बातें हो चुकी है। बस मैं इतना जानता हूँ कि एमसीसी मुजाहिद भाई नबी जब भी गुजरात के अंदर कोई कॉम्युनल राइट होते हैं तो मैं मानता हूं कि सबसे पहले उनका अपडेट किसी को देखने मिले आपको तो वो मुजाहिद भाई नफीस को फेसबुक पे या उनके मैसेज से पता चलता है। इससे ये पता चलता है कि उनका नेटवर्क पूरे गुजरात के अंदर कितना लाइव है। और तेलंगा जैसा जो नर्मदा जिला का खेवाड़ा का गांव महाराष्ट्र की बॉर्डर पे जहाँ गैर कॉम्युनल राइट हुआ तो वहां पर भी सबसे पहले कोई पहुंचा तो वो मुजाहिद नबी को उनकी टीम पहुंची। कौन की फिक्र रखी टीम को है और साथ में बैठे सब साथियों को है। राजस्थान राजस्थान की जगह होना चाहिए, पर मैं आप सबको एक बात बोलता हूँ कि जब तक कौम की हिस्सेदारी हमारे सिस्टम में नहीं आएंगी तो हम सिस्टम को बदलेंगे नहीं। आज भी हमारी कौम सबसे ज्यादा पीछे इसके लिए कि हमारी मतदारी आदत सही नहीं होती। हम उसके लिए बहुत बेफिक्र लोग हैं। हमको ये नक्की करना पड़ेगा कि हमारे समाज का आदमी ग्राम पंचायत का सभ्य भी बने, सरपंच भी बने, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका में जीते और एमएलए एमपी भी बने। वो कब सक्सेस होगा कि जब हम सिस्टम में आएंगे। हमें समाजों की फरियाद रहती कि सिस्टम हमारे साथ गलत कर रहे हैं। आज इमरान भाई खेड़ावाला हमारे एक धारा सभ्य 182 में हमारी आवाज उठाते, मान लो वो एक के साथ दूसरे और 4 होते तो क्या हालत होती है। आज हरियाणा के मुसलमानों से हमको सबक सीखना पड़ेगा कि जो हरियाणा में मुश्किल से 2 मुस्लिम एमएलए जीतते थे, आज ये इलेक्शन का रिजल्ट भले कुछ भी आया हो, लेकिन मुस्लिम कौम ने अपनी यूनिटी हरियाणा में बताया और 5 मुस्लिम एमएलए को जीत के आगे बताया। तो ये सीख हमको अल्लाह दे रहा है। आज गुजरात का कोई भी मुद्दा आता है, जब कौम की बात आती तो सबसे पहले ज्ञातू भाई, इमरान भाई, विनोद भाई, एजाज खान के साबिर भाई सभी कौम की फिक्र लेके निकल पड़ते बोलते हैं। पर जब चुनाव का टाइम आता है तब भी ये फिक्र हमारी बरकरार है। ये अल्लाह से खास दुआ करे, यही आप सबसे दुआ है। मुझे बुला के 2 शब्द सुनो उसके लिए शुक्रिया एनसीसी का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जर्रे हो तो मिल जाओ के सहरा नजर आए, जर्रे हो तो मिल जाओ के सहरा नजर आए, कतरे हो तो मिल जाओ के दरिया नजर आए। मेरी बात यहां से शुरू करूं। लोकसभा का इलेक्शन 2024 का जो हुआ उसके जो नतीजे आए उसने मुसलमानों को इस मुल्क में काम करने का मौका दिया है। इसको गनीमत जाने। ये मौका आपके लिए अगले इलेक्शन तक है, इसके बाद शायद मिले ना मिले। ये जो वक्त है इसको आप समझ लें कि हमारे पास काम करने का जो मौका है ये अगले इलेक्शन तक का अल्लाह ताला ने लोकसभा इलेक्शन के नतीजे में हमको दिया है। हालात पूरे मुसलमानों के नहीं, मुल्क के हालात खराब है, ये समझ लीजिए।
हमारे मुल्क के 75 साइंटिस्ट ने प्रेसिडेंट को लेटर लिखा है कि हिंदुस्तान अणु बम के ऊपर बैठा है, कभी भी फट सकता है। हमारे मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जज जाहिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहते हैं कि मुल्क के हालात बहुत ज्यादा खराब है। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज। न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहता है कि हिंदुस्तान में हथियारों का शासन चल रहा है। इसमें से अंदाजा लगा लीजिए कि हालात क्या है। मुसलमानों के बारे में आप देखिए, बुलडोजर चल रहा है, मोबिलिटी हो रही है, वक्त के काबिल चल रहा है, हालात बहुत खराब है। देखोगे तो हर एक मोड़ में मिल जाएगी लाशें, देखोगे तो हर एक मोड़ में मिल जाएगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल न मिलेगा। तो मुसलमानों के जितने इश्यूज है, इसकी हम तैयारी कर लें, कमर बांध लें। ये इश्यूज बहुत सारे आने वाले, इश्यूज का तूफान आने वाला है। तो एक तो वक्त हमारे पास कम है, इश्यूज बहुत ज्यादा है, और हमको एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करना यह हमारी मजबूरी है। हालात ने हमको ये कह दिया कि हमको एक होकर काम करना हमारे लिए जरूरी है। तो हमारे ये जो कुछ हो रहा है वो हमारी इस्लामी पहचान, मुस्लिम पहचान को मिटाने के लिए हो रहा है। हम हर चीज को अलग अलग देख रहे हैं। असल मकसद इस्लाम की और मुसलमानों की जो पहचान है उसको मिटाना है। अभी बात आई, सबने ये कहा कि हमारे अंदर इत्तेहाद होना जरूरी है। इत्तेहाद हर तरह का होना चाहिए, चाहे वो सियासी हो, मजहबी हो, समाजी हो, हर तरह का इत्तेहाद हमारे अंदर होना चाहिए। हमारी कौम को जितने उलमाए किराम की जरूरत है, उतने ही हमको सियासी रहनुमा की जरूरत है, उतने ही हमें बुगला की जरूरत है, उतने ही हमें सोशल एक्टिविस्ट की जरूरत है। हमारे जो मजहबी सियासी आगेवान जब आगे नहीं आते काम करने, एक मिसाल से मैं अब मेरी बात को समझा दूं। जो लोग खेती बाड़ी से जुड़े हैं उनको मालूम होगा कि जमीन के अंदर 10% जंतु, इंसेक्ट जो ऐसे हैं जो अच्छे हैं, 10% ऐसे हैं जो खराब हैं, 80% जो है वो फॉलोवर्स है। तो जो अच्छे जंतु है जमीन के अंदर, वो जब 80% फॉलोवर्स को अपने साथ ले लेते हैं तो खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती है, अनाज बहुत ज्यादा उगता है। लेकिन खुदा ना करे, जब वो 10% खराब जंतु 80% फॉलोवर्स को अपने साथ ले लेते हैं तो खेती बाड़ी उधर जाती है, तबाह और बर्बाद हो जाती है। यही हालत हमारे समाज की है। हमारे समाज में भी 10% बहुत अच्छे लोग हैं, चाहे वो मजहबी हो, सियासी हो, समाजी हो, हर फील्ड में, और 10% लोग बहुत खराब भी हैं। जब अच्छे लोग बाहर आएंगे और काम करेंगे और 80% फॉलोवर्स को अपने साथ ले लेंगे तो हमारा समाज आगे बढ़ जाएगा और हमारे समाज के अंदर काम हो जाएगा। और जब ये नहीं होगा तो बुरे लोग आ जाते हैं और 80% को अपने साथ ले लेते हैं और हमारा समाज बिगाड़ की तरफ चले जाता है। हमारे भाई ने पहले ही जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, मैं नहीं करूंगा, कि गांव में ऐसे लोग तब पैदा होते हैं जब अच्छे लोग, अच्छे आगे वाला आगे नहीं आते काम करने के लिए। तो ये करने की हमको जरूरत है। कुछ मशवरे देना चाहूंगा मुसलमानों को। सबसे पहले हमारे दिलों में से डर निकालिए। हिंदुस्तान के मुसलमानों में साइकोलॉजिकल डर पैदा किया गया है, बहुत समझ से किया गया है कि डर कितना पैदा करे, कैसे पैदा करे, कब तक करे, उससे क्या फायदा होगा, पूरा साइकोलॉजिकल गेम है। जिंदा रहना है तो खुद को मिटाना सीखो, जिंदा रहना है तो खुद को मिटाना सीखो। खुद के बनते हैं सदा जान बचाने वाले। और एक बात कहूं, उम्मत के अंदर एक दुआ का गलत कंसेप्ट आ गया। मुसलमान ने ये समझ लिया है, कोई भी आपस आ जाए, कोई भी बुराई आ जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए, हम अगर दुआ मानेंगे तो चल जाए। देखिए, बिगड़ दुआ से कोई काम नहीं होता, मैं मानता, लेकिन सिर्फ दुआ से काम होता है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक को देख लीजिए। आप भीड़ में आए, मैदान में आए, सहाबा को लाए, काम किया, जंग की तैयारी की और फिर दुआ। मुझे तो ताज्जुब होता है सोशल मीडिया पे जो फलां दुआ पढ़ दिया, मैं ईमेल का बटन दबाया तो रिजल्ट पता लगे। तो दुआ के बारे में जो हमारा गलत कंसेप्ट है उसको हम करते हैं।
और उसको हम ठीक करें। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बहुत सारे वादे दिए हैं कि मोमिन बंदे को मैं दुनिया में भी और आखिरत में भी ये और मैं सब नेमतें दूंगा। लेकिन वो नेमतें कहीं नजर नहीं आ रही। क्या अल्लाह ताला का वादा करता है? अल्लाह ताला अपने बंदों से कोई ऐसा वादा कर सकता है जो झूठा हो? कुरान में जो वादा किया गया वो मोमिन बंदे के लिए किया गया। अगर हम मोमिन बंदे बन जाए तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का जो वादा है वो पूरा साबित होकर रहेगा और अल्लाह ताला की जो नुसरत है वो आकर रहेगी। देखिए, अगर हमारा अल्लाह हमारे साथ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन हमारा, कोई फर्क नहीं है। तो हमारे अंदर हमारे को ईमान हमारे अंदर पैदा करना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने आपको इस पूरी दुनिया का खलीफा बनाकर भेजा है, उसके कवानीन को नाफिज करने के लिए भेजा है और हर में इन लोगों से लेने को। मैं इस मौके से ज्यादा वक्त नहीं लेने, और हमारे सियासी रहनुमा मजहबी रहनुमा है, तो मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करूंगा। अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक करे, नेक करे और मिलजुल कर काम करने की थोड़ा हम सबके अंदर तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युरीदूना अन युत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो जिंदगी है, एक है आप मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह और एक है आप मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब तक आप मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह थे, मक्का में तो मसला नहीं था। मक्का के लोगों ने आपको सर पे उठाया, आपको शहादत कलमा का खिताब दिया और जिस दिन आपने इरशाद फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, उस दिन से मसाइल का आगाज हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर आप कहेंगे हम मुसलमान हैं, इस्लाम वाले हैं, कलमे वाले हैं, रोजे वाले हैं, ज़कात वाले हैं, हज वाले हैं, वक्फ वाले हैं, तो आपके सामने मसाइल का आगाज हो जाए। उसके लिए हमको तैयार है, उसके लिए हमको तैयार है। मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज से, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज से, मुझे बहुत दूर जाना है हद परवाज़ से। बेसूर समझ कर जिन चिरागों को बुझा दिया है, उन्हीं चिरागों को जलाओ रोशनी हो। ये जो हमारे मुजाहिद भाई ने बेड़ा उठाया है, असल है हिम्मत रखना, असल है मैदान में रहना, असल है इस्तेकामत रखना, असल है अक़ीदा रखना, असल है बताना हम जिंदा है। शहर में ये मुस्तहल कीजिए, शहर में ये मुस्तहल कीजिए, हम जिंदा हैं ये खबर कीजिए। लोगों को बताइए कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले, हम आका के मानने वाले हैं और हमारे जितने मसाइल हैं उसका हल यही है कि हम आप अल्लाह के नबी के तरीके पर जिंदगी गुजारें। नबी के हुक्म असीम करने सबों को अपना बना के छोड़ा, नबी के हुक्म असीम करने सबों को अपना बना के छोड़ा। वो लोग जिन्होंने दरिंदगी की उन्हीं को रहबर बना के छोड़ा। आज हम जिन लोगों के दरमियान है उनके सामने आका के अखलाक को पेश करें, इन्हें बताएं कि हम इस मुल्क के लिए रहमत है, हम इस मुल्क के लिए नाफे हैं, हम इस मुल्क के हमदर्द हैं, हम इस मुल्क के गमखार हैं और गमखार ही नहीं इस मुल्क को सींचने वाले, इस मुल्क को बचाने वाले हैं। कसम खुदा की, हिंदुस्तान की मिट्टी को आप छोड़ोगे तो हमारे बुजुर्गों का खून इस मिट्टी में मिलेगा। हमने कुर्बानी लेकर इस मुल्क को आजाद कराया, आजादी में हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है और उस कुर्बानी के जरिए से ये हिंदुस्तान वजूद में आया है। ये हिंदुस्तान में गुलिस्ता है, दोस्ता है, दबिस्ता है, ऊंचा है, गार्डन है और हमको इसकी हिफाजत करनी है, मोहब्बत के साथ हिफाजत करनी है। हमारे मुजाहिद भाई ने जो काम का आगाज किया है, हम उनकी गर्मी से कंधा मिलाए, शान से बचाना मिलाए, इनके साथ खड़े रहे और इनका ताउन करें तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कारवां रवा दवा होगा। हमारी दुआएं इनके साथ है और आखिर में एक शेर के साथ रुखसत होता हूँ।
बसे प्रत्यय हर्ष से आवाज देके देखो, बसे प्रत्यय हर्ष से आवाज देके देखो। यहाँ सब पांच मंजिल तैयार ही नहीं लगे, आगे बढ़िए, आपके साथ है ज्यादा करवाओ। आज जो एक स्टेटमेंट बड़ी खुशी और मसरत का ये माहौल है, मुझे इतनी बड़ी खुशी महसूस हो रही है और मैं ये सोच के फख्र कर रही हूँ कि आज की तारीख हमारा एक नया इतिहास लिखेगी कि आज जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके लिए हमने सब एकजुट होके जो ये काम शुरू किया है, मैं उसके लिए एक शेर आप लोगों के सामने फिलहाल रख रही हूँ। बस एक इतिहास बनेगा, हमारे नाम के साथ श्रोताओं का साथ बनेगा। जब एक से मिल जाएगी ये नस्लें फिरोगी, जब एक से लाभ उठेगा, बस अब एक इतिहास बनेगा। आज इस मुबारक मौके पे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब तक हम एकजुट ना होंगे और एक कौम के मानने वाले हैं, हम एक अल्लाह के रसूल के मानने वाले हैं, हमें चाहिए कि हम एकजुट होके और इस काम के लिए आगे बढ़े। और आज जो मीटिंग हमने की है उसके लिए जो कार्य बनाए जाए, कमेटी बनाए जाए जगह जगह दिलों में, और उनका आगे बढ़ के मेरी इल्तिजा है कि यहाँ बैठे हुए राजनीतिक जो भी लीडर्स हैं, हमारे आलिम उलमा हैं, मेरी उनसे इल्तिजा है कि वो सब मिलके मुजाहिद भाई के इस काम के को साथ दें और आगे बढ़ के हमें आगे अपने दीन की, अपने मज़हब की हिफाजत के लिए एकजुट होके काम करना है। और हमें हम अलग फिरकों में रह के अगर कुछ कर रहे हैं तो कभी भी हम कामयाब ना होंगे। मेरी आप सब जो आज यहाँ हाजिर हैं सबसे एक अपील है, एक इल्तिजा है, अल्लाह एक हो जाए, नेक हो जाए, दीन का अल्लाह लाए। और जो हम पे जुल्म, जो हिंसाएं हो रही है, जो हम पे ढाए जा रहे हैं, हमारे दीन से हमें हटाया जा रहा है, हमारे साथ जो जुल्म हो रहे हैं उनके लिए सब मिलके एक आवाज उठाए, एक प्लेटफॉर्म बनाए। जब तक हम एक प्लेटफॉर्म पे होंगे, ये काम न करेंगे, कभी कामयाब ना होंगे। आप जो सब आए और यहाँ हाजिरी दी है आप सब ने, मैं माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन की तरफ से आप लोगों को सब बड़ा करती हूँ, शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की। मेरी आपसे सबसे एक ही अपील है, अब एक हो जाए, अब वक्त है साथ होके काम करने का, एक हो जाए और नेक हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। सबको ये लगता होगा कि लड़के बोलने के लिए आए हैं, मगर हम लोग भी पिछले 25-30 साल से समाज के लिए काम करते हैं। वो लव जिहाद का मुद्दा हो या बिल्किस बानो का मुद्दा हो या 2002 का दंगा हो या CA/NRC हो, मुझे खुद को पता नहीं कि मैं कितनी दफा जेल में गई हूँ, वहां तक कि आतंकवादी बना दिया था। मगर यहाँ पे जो सियासी चाल चल रहे हैं, जो पॉलिटिक्स चल रही है, उससे मुझे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मुझे मेरा काम दिखाने से नहीं है, मुझे मंच में बुलाना उससे नहीं है, मगर जानबूझकर जो बहनों को दूर रखा जाता है उससे प्रॉब्लम है। बाकी समाज में महिलाओं को सबसे आगे किया जाता है, मगर यहाँ पर जब भी महिलाएं अच्छा काम करती है तो उनको दूर रखो, उनको पॉलिटिक्स से दूर रखो, उनको मीटिंगों से दूर रखो, उनको मंच से दूर रखो। हर बार ये होता है। हम लोग अपेक्षा किससे रखते हैं? हमारे भाइयों से, कि हमारे समाज के जो भाई है वो सारे बहनों को आगे लाएंगे, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है। मुझे बोलना
सबको जो भी लगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई इससे लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ समाज की बात रखनी है, मेरी कौम की बात रखनी है, मेरी कौम में जो जुल्म हो रहा है उसके लिए बात रखनी है। क्योंकि पिछले 30 साल से कंटिन्यूअस लोग लड़ रहे हैं, क्यों हम चुप बैठे हैं? जब लव जिहाद का मुद्दा आया कोई आवाज नहीं उठा रहा, हिजाब का मुद्दा आ रहा है कोई आवाज उठा नहीं रहा, मॉब लिंचिंग पे मार रहे हैं, सिर्फ आवेदन पत्र देने से नहीं होता, रोड पे आइए, सड़कों पे उतरिए। आज उनके समाज में देखिए, अगर जरा सा मुद्दा होता है तो सारी महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी रोड पे आ जाते हैं। सिर्फ सियासत में माथे गिने जाते हैं, सर गिने जाते हैं, मगर हमारे समाज में अभी एक भाई ने बताया कि भाई हमारी कौम के लोग ही डरा देते हैं। बिल्कुल सही बात है, हमारी कौम के लोग ही डराते हैं। नहीं साहब बहुत खतरनाक आए हैं, पीआई साहब बहुत खतरनाक है, आईजी साहब बहुत खतरनाक है, अंदर डाल देंगे तो बाहर भी नहीं निकालेंगे। और हम क्या करते हैं? डर रह जाते, चुप हो जाते, आवाज नहीं उठाते। भाई अंदर चला गया तो 20 साल 25 साल तो मेरे अंदर चले जाएंगे। अरे किससे डरना है भाई? 20 साल में मरना है या 60 साल में मरना है? एक दिन तो मरना है ना। जो 20 साल की जिंदगी में मरेगा या 60 साल की जिंदगी में मरेगा, कौम के लिए मरना है, हमको हमारी कौम के लिए मरना है। कौम के लिए इसलिए मरना है कि जहां जहां हमारी कौम पे जुल्म होता है वहां वहां हमें आवाज उठानी है। इस देश के लिए भी आवाज उठानी है। हमारे मुस्लिम घरों में है कि तुम जिस देश में रहते हो उस देश के वफादार बन के रहो। वफादार तो है हम। इस देश को जब खून की जरूरत पड़ी थी, इस देश को आजाद कराने में सबसे पहले मुसलमानों ने अपने सर कटाए हैं, मुसलमानों ने कुर्बानी दी है। ये चाहे जो बोल रहे हैं कि आप गद्दार हो, गद्दार तो वो लोग हैं जो हमेशा माफी मांग मांग के जेलों में से बाहर निकले थे। मुसलमानों ने अपने सर कटा है, जलियांवाला बाग में मुसलमानों ने अपनी जानें दी है, और वो भी छाती पे, पीठ पीछे नहीं। और ये कह रहे हैं कि मुसलमान इस देश से चले जाए। इस देश में मुसलमानों का जितना उनका हक है इतना ही मुसलमानों का भी हक है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर मुद्दे पे आवाज उठनी चाहिए। अगर दिल्ली में, बॉम्बे में, राजस्थान में कोई एक लिंचिंग होता है तो पूरे इंडिया के मुसलमान बाहर आए और कहेंगे कि ये गलत हो रहा है, हमको रोड पे आना है। बोलो जेलें, कितनी जेलें भरोगे तुम? मारो, कितना मारोगे? मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आवाज उठानी जरूरी है, अब बाहर आना पड़ेगा। और हमारी कौम में जो गद्दार है उनको भी समझने की जरूरत है कि कौन सियासी चाल चल रहा है और कौन गद्दारी कर रहा है। शुक्रिया। अगर किसी को मेरी बात से बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहती हूँ। इमरान भाई, गैसू भाई और बाकी जितने भी लीडर हैं वो हमेशा लड़ रहे हैं, हमसे ज्यादा लड़ रहे हैं, मगर हम सबको भी बाहर आने की जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एमसीसी की जानिब से महासम्मेलन की चर्चा पूरी गुजरात में चल रही है और लोग आए भी हैं। गुजरात के तमाम जिलों से आए। आज के इस मौके पर हमारे मौजूद स्टेज पे तशरीफ फरमा कौम के रहनुमा, उलमाए किराम और हमारी ख़वातीनें और कौम के फिक्रमंद बुजुर्ग और नौजवानों, आज एमसीसी ने, मुजाहिद भाई नफीस और उनकी टीम ने ये एक प्लेटफॉर्म कायम किया नॉन पॉलिटिकल मुस्लिमों के मसाइलों के बारे में, जिसमें बहुत सी बातें हुई, बहुत सी रजूआतें हुई और हमारे उलमाओं ने भी कहा, सबने कहा। दोस्तों, जैसे कि आसू भाई ने कहा कि आए दिन और सवेरा हमारे लिए, हमारी
मुस्तकबिल के लिए एक परेशानी लेकर आता है। उसका बाइस क्या है, उसकी वजह क्या है? मौजूदा सियासी सरकारें अब उसका हल एमसीसी ने 33 जिलों के अंदर कमेटी गठन करने का जो बात की है उसको हम सबको अमली जामा में डालना है, बहुत कुछ बोलना है। लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म से मैं इत्तेफाक, मोहब्बत और हमारे अखलाक की बात करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ में गुस्ताखी, मदारिसों को उठा देना, मॉब लिंचिंग करना, सब क्या क्या नाम से हमसे जुर्म होते हैं। हमें हिंदुस्तान के आइन पे पूरा भरोसा है। हिंदुस्तान के आइन को लेकर हम लड़ेंगे। मुजाहिद भाई और उनकी टीम बहुत से फैसले ये आइन के कारण हमारे हक में आए हैं, तो हमें सबको मिलकर भारत ज्ञापू भाई ने बहुत अच्छी कही। एक जमाने में सेक्युलर माइंड के जो हमारे हिंदू भाई थे वो हमारे लिए सड़कों पे आते थे, आज वो साइलेंट हो गए क्योंकि पॉलिटिकल पावर देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।